नमस्कार दोस्तों, सावरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सदिश का सेकंड पार्ट। कल अपने पढ़ा था और लास्ट जो आप लोगों का वीडियो आया था उसमें अपने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड। चलो, हमने कल पढ़ा जो सदिश राशियां अदिश राशियां उनके बारे में आप लोगों ने कुछ डेफिनेशन वगैरह की, और उसके बाद में अपने पास में जो सदिश के टाइप होते हैं उन टाइप्स के बारे में अपने पढ़ा, उनकी डिटेल आप लोगों ने पढ़ी। इसके आगे अपन चलते हैं दोस्तों। जो सदिश राशि है उस सदिश राशि से आप लोगों को मान निकालना है। जो सदिश राशियां हैं उन सदिश राशियों का जो योग है, योग अपन देखेंगे। आज के वीडियो में हमारे पास में जो सदिश राशियां उन सदिश राशियों का योग देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सदिश राशियों का व्यकलन देखेंगे। देखो, अपन लिख रहे हैं यहां पे सबसे पहले सदिशों का योग। देखो, सदिश राशि इसका मतलब इसमें क्या होती है, दिशा होती है। यदि दिशा है, देखो दिशा है तो इसका बीजगणितीय योग तो नहीं होता। जो आप लोगों के पास में बीजगणितीय योग है वो बीजगणितीय योग नहीं हो सकता। क्लियर? इसका मतलब इसका जो योग हम लोग करेंगे वो सदिश के अनुसार करेंगे। इसके लिए हमारे पास में 3 नियम है। पहला है आप लोगों के सदिश योग का त्रिभुज नियम। पहला नियम कौन सा है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसको हम लोग जनरल केवल त्रिभुज नियम भी बोल सकते हैं। दूसरा है अपने पास में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, उसके बाद में अपन 3 नंबर पे पढ़ेंगे सदिश योग का बहुभुज नियम। इस प्रकार से आप लोगों के पास में 3 नियम है। पहला नियम आप लोगों के पास में है सदिश योग का त्रिभुज नियम, दूसरा है आप लोगों के पास में समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा है आप लोगों के बहुभुज का नियम। देखो, जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है उस त्रिभुज नियम पर ही आधारित होते हैं ये दोनों नियम। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो त्रिभुज नियम है इस त्रिभुज नियम को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके बारे में अपन जो डिटेल से जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको करेंगे। ये आप लोगों के पास में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम सबसे पहले करते हैं त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो, पहला है अपने पास में सदिश योग का त्रिभुज नियम। चलो, सबसे पहले अपन देखें कि हमारे पास में त्रिभुज शब्द आ रहा है, इसका मतलब 3 भुजाएं हैं। क्लियर है? 3 भुजाएं होंगी और उन 3 भुजाओं में 2 ऐसी भुजाएं होनी चाहिए जो 2 अशून्य सदिश को प्रदर्शित करे। ऐसी सदिश जिनका परिमाण शून्य नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास में 2 अशून्य सदिश, और ये भी कैसे होनी चाहिए? क्रमागत, मतलब क्रम से चलने वाली होनी चाहिए। कैसे? देखो, मैं यहां पे समझ लेता हूं। ये आप लोगों के पास में एक सदिश है, मैं इसको दे देता हूं ए बी। ए बी भुजा हो गई। ये त्रिभुज की एक भुजा है जिसको प्रदर्शित कर रहा है सदिश के रूप में पी वेक्टर। ये भुजा किस रूप में है? पी वेक्टर के रूप में। दूसरी भुजा अपन लेते हैं, ये लो, मैंने ये भुजा ले ली। ये आप लोगों के पास में हो गई बीसी भुजा जिसको सदिश के रूप में अपन पी वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इन एक क्रमागत हो गई कि नहीं? अरे क्रमागत हो गई। 2 अशून्य सदिश है। अब अपने पास में जो तीसरी भुजा आएगी
मैं इस तीसरी भुजा की बात करूं तो ये तीसरी भुजा आप लोगों के पास में कौन सी है? एसी भुजा है। ये एसी भुजा है। इस एसी भुजा की दिशा भी देखो आप लोगों के इसकी तो ये दिशा हो गई, इसकी भी ये दिशा लेंगे। जो आर वेक्टर जिसको आप लोग कहते हैं परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। अब अपने पास में मान निकालना है। अब देखो यहां पे ये जो है आप लोगों के पास में अल्फा कोण बना रहा है, यहां अल्फा कोण बन रहे हैं। मैं इस ए बी भुजा को आगे की ओर डॉट डॉट से बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। मैं इस क्यू वेक्टर को यहां लिख दूं और इस सी बिंदु से ए बी भुजा को आगे बढ़ाकर सी बिंदु से इस पर लंब डालते हैं तो हमारे पास में यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये जो बिंदु प्राप्त होता है इस बिंदु को आप लोग डी बिंदु ले लेते हैं। यहां आप लोग के पास में जो बीडी और बीसी है इनके बीच में एक कोण बनता है, उसे थीटा कोण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहां तक? चलो ये आप लोगों के पास में यहां देखो 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। कौन कौन से हैं मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। 3 त्रिभुज है आप लोगों के पास में। एक तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया आप लोगों के पास में बी डी सी, और एक त्रिभुज हो गया आप लोगों के पास में ए डी सी। इस प्रकार से आप लोग के 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और इन तीनों त्रिभुजों को आप लोगों के देखो किस प्रकार से प्रदर्शित कर रखा है। ये जो आप लोगों के पास में ए डी सी है, इस ए डी सी के अंदर ही ये दोनों प्लस होके हैं। बोलो है कि नहीं भाई? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इस एक बड़े त्रिभुज में ही तो है। तो हम लोग यहां पे मान निकालते हैं। अपने पास में परिणामी जो आर है, परिणामी जो सदिश है, उसका परिमाण अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। इसमें आप लोगों के एसी का होल स्क्वायर, एसी का होल स्क्वायर प्लस ये सॉरी इक्वल एडी का होल स्क्वायर एडी। ये आप लोगों के पास में समकोण हो गया क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में ही काम करती है। ये हो गया इसका लंब, क्या हो जाएगा? डीसी का स्क्वायर। चूंकि एडी बराबर एडी जो है ये 2 रूपों में है, एक तो एबी है प्लस बीडी है, एबी प्लस बीडी। मैं यहां मान रखूंगा तो क्या आएगा? देखो एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी प्लस बीडी का होल स्क्वायर प्लस डीसी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो मैं जो आप लोगों के पास में वैल्यू है उनका मान रख लेते हैं यहां पे। देखो एसी आप लोगों के पास में है आर, तो आर का स्क्वायर। फिर आप लोगों के पास में एबी का वैल्यू है पी, क्योंकि जो सदिश आप लोगों के पी वेक्टर उसका परिमाण क्या होगा? पी होगा। तो ये सॉरी पी प्लस क्या हो गया? बीडी का होल स्क्वायर प्लस डीसी का होल स्क्वायर। ये दोनों मान आप लोगों को नहीं दे रखे। ये दोनों मान ही आप लोगों के त्रिभुज कौन से में है? बी डी सी त्रिभुज में। तो मैं यहां इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे हम लोग पुनः लेंगे त्रिभुज बी डी सी में। देखो बी डी सी में क्या होगा? बी डी सी में वही चीज होगी आप लोग के, वही आप लोग यहां तो बोधन पर में लगा रहे थे। अब लोग यहां हम लोग लगाएंगे अनुपात साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा देखो आप लोगों के पहले था लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये क्या है? साइन। ये साइन थीटा को प्रदर्शित करता है। ये अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? कोस थीटा को। और ये वाला अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? टेन थीटा को। हम लोग सबसे पहले साइन थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। देखो थीटा है, थीटा ही लिया आप लोगों ने। थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब क्या हो गया? डीसी। ठीक है। और कर्ण क्या हो गया आप लोगों के पास में? बीसी। हो गया कि नहीं? मैं यहां पे ले लेता हूं डीसी इक्वल बीसी साइन थीटा। मान रख लो बीसी बराबर क्या होता है? पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का परिमाण क्या?
क्यू वेक्टर है तो क्यू वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्या हो गया, डीसी इक्वल क्यू साइन थीटा। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 2। फिर अपन मान निकाल लेंगे कोस का, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें आधार क्या है, बीडी, बीडी कर्ण क्या है, बीसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल बीसी कोस थीटा। और वही अपन मान रखेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा बीसी का मान, बीडी इक्वल क्यू कोस थीटा। समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा देखना। ये आप लोग के पास में है आर स्क्वायर इक्वल पी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे ये आप लोग के पास में इक्वेशन सेकंड क्या है, डीसी है। ठीक है, तो मैं डीसी की जगह मान रख सकता हूं, चलो डीसी की जगह मान रख रहा हूं। देखना मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को पता चले कौन सा मान कहां रखा है। ये आप लोग के पास में आ गया प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आप लोग के पास में बीडी की वैल्यू। तो बीडी की वैल्यू क्या है, क्यू कोस थीटा का स्क्वायर। हो गया कि नहीं, देखो ये तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर यहां आप लोगों के पास में एक समीकरण लगेगा, समीकरण का काम करेगी। ये आप लोग के हो गया आर स्क्वायर बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस मैं इसको भी खोलूंगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये और ये दोनों में से मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा। ये क्या होता है आप लोगों को पता है, इसका मान कितना होता है, कितना होगा इसका मान, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। हो गया यहां तक, तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा आर इक्वल रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये हो गया आप लोगों के पास में इक्वेशन 4। चौथा समीकरण आ गया जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस त्रिभुज के नियम में जो परिणामी सदिश आप लोगों के पास में आया था, रिजल्ट वेक्टर जो आया आप लोगों के पास में आर वेक्टर आया था, उस आर का परिमाण यहां पे आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं, यहां जो आप लोगों के पास में एल्फा कोण है उस एल्फा कोण का मान निकालते हैं। एल्फा कोण का मान निकालने के लिए वही आप लोगों के वही त्रिभुज काम में लिया जाएगा एडीसी। चलो चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन एल्फा, टेन एल्फा इक्वल क्या होगा आप लोगों को पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहां पे क्या है लंब, इसके सामने वाली डीसी, और आधार क्या हो गया एडी। चूंकि एडी इक्वल क्या होगा ए बी प्लस बी डी, तो क्या हो गया टेन एल्फा बराबर डीसी और ए बी प्लस बी डी। देखो ए बी आप लोगों को पता है क्या है, पी वेक्टर है तो इसका परिमाण पी आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास में डीसी है, डीसी की आप लोगों की इक्वेशन सेकंड आ रखी है। फिर आप लोगों के पास में बीडी है, बीडी का आप लोगों की इक्वेशन थर्ड आ रखी है। तो आप लोग लिखेंगे समीकरण 2 है 3 से क्या हो जाएगा, टेन एल्फा इक्वल डीसी का मान क्या हो गया क्यू साइन थीटा, ए बी का मान क्या हो गया पी,
फिर आप लोगों के पास में BD, BD का मान इक्वेशन थर्ड से आ जाएगा, क्या होगा, क्यू कोस थीटा, और ये अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा। इस प्रकार से आप लोगों के पास में इक्वेशन फिफ्थ आ गई। देखो हमारे पास में अब इनकी विशेष स्थिति आ रही है, हम लोग स्थिति फर्स्ट देखेंगे। स्थिति फर्स्ट क्या होगी कि हमारे पास में जो थीटा था, यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थीटा इक्वल 0 डिग्री लेंगे, तो हमारे पास में जो P वेक्टर है वो P और Q, P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। कैसी स्थिति बनेगी देखना, यहां पे हमारे पास में स्थिति बनेगी, ये हो गया आप लोगों के पास में P वेक्टर, और यहां से स्टार्ट होगा Q, ये हो गया आप लोगों के पास में Q वेक्टर। क्योंकि हमारे पास में यहां भी क्या था, ये थीटा था, हम लोग इसको यहां ले आएंगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 होगा तो क्या क्या चीजें होगी, इधर देखना आप लोग। अब आप लोगों के पास में जो R वेक्टर आएगा, A B C, R वेक्टर आएगा वो क्या होगा, यही तो होगा R वेक्टर। मतलब अपन साधारण तरीके से देखें तो जो R होगा वो क्या होगा, P प्लस क्यू होगा कि नहीं होगा। क्लियर। एक चीज यहां पर के पास में अल्फा कोण आ रहा था, अब वो अल्फा कोण भी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। तो आप लोगों के पास में जो अल्फा कोण आ रहा था वो अल्फा कोण का मान भी क्या होगा, 0। ये तो अपने जनरल चीज आप लोगों ने देख ली, लेकिन अपन देखते हैं फॉर्मूले के द्वारा। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है R इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, यही था आप लोगों के इक्वेशन फोर्थ थी, चौथा समीकरण यही आया था आप लोगों के। यहां देखो थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 1। तो क्या होगा, R इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ का रूट R इक्वल P प्लस Q का होल स्क्वायर का रूट, और R इक्वल P प्लस Q। बोलो आया कि नहीं, देख लो यही तो किया था मैंने। इसका मतलब अपना लॉजिक और फॉर्मूले के द्वारा दोनों मान से आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। फिर अपन निकालते हैं अल्फा का मान। आप लोगों के पास में अल्फा का मान क्या आएगा देखना, आप लोग के समीकरण 5 क्या आया था, समीकरण 5 आया था अल्फा इक्वल tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा, ये आया था। चूंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इक्वल 0, कोस 0 डिग्री इक्वल 1 हो गया, अतः अल्फा इक्वल tan इनवर्स ये Q इंटू 0, ये 0 हो गया साइन 0 डिग्री का मान, और P प्लस Q इंटू 1, अल्फा इक्वल tan इनवर्स 0 और अल्फा का मान क्या आ गया, 0। देखो tan में 0 डिग्री का मान ही 0 होता है, ये जो आप लोग के पास में है ये 0 डिग्री का मान ही 0 होता है, इसलिए tan इनवर्स 0 का कितना कोण होगा, 0 डिग्री। तो ये हो गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 7। बोलो कुछ पूछना हो तो, समझ में आ गया। ये पहली स्थिति होगी। पहली स्थिति क्या है, जब P वेक्टर और Q वेक्टर समांतर हो, तो ये स्थिति बन गई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ये आप लोग के पास में समीकरण छाया था, ये समीकरण। दूसरी स्थिति क्या कह रही है, दूसरी स्थिति कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है थीटा इक्वल 90 डिग्री। ऐसी कंडीशन होगी तो आप लोग के पास में P वेक्टर Q वेक्टर के लंबवत होगा, 90 डिग्री पे होगा, इसका मतलब समकोण
बनेगा। समकोण बनेगा तो देखो क्या होगा, यहां देखो P Q के लंबवत है, लिख सकते हो आप लोग। यहां मैं एंगल बना देता हूं, ये हो गया P वेक्टर A और B। फिर अपने पास में BC था, वो ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ये क्या हो गया C। क्यों वेक्टर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये थीटा इक्वल 90 डिग्री, ये लो थीटा इक्वल 90 डिग्री हो गया कि नहीं, और ये हो गया आप लोगों के पास में आर वेक्टर। देखो समकोण बना कि नहीं बना, तो इसका मतलब ये अल्फा है, अल्फा यहां पे अल्फा का मान आना चाहिए, देखना यहां पे अल्फा का मान। मैं सबसे पहले तो जनरल तरीके से करता हूं, बाद में अपन फिजिक्स के तरीके से फॉर्मूले से बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं, ये जो आप लोगों के पास में वैल्यू आ रही है आर की वैल्यू आप लोगों को पता है आर वेक्टर इक्वल, यहां देखो आर वेक्टर इक्वल दोनों के किस प्रकार से मान आ रहे हैं, सॉरी आर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का रूट हो गया। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये समीकरण देखते हैं आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा, शायद आप लोगों के दिमाग में कोई चीज आए कि ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना है, या बोधायन प्रमेय लग गई, समकोण से बोधायन प्रमेय लग रही है भाई। यदि ये समकोण बनेगा, अपना डायग्राम यदि सही है, तो इसका मतलब ये बोधायन प्रमेय है, बोधायन प्रमेय से ही ये मान आएगा। इसका मतलब आगे और देखते हैं, यदि अपना मान यही आता है, इसका मतलब ये डायग्राम अपना ऐसा ही बनेगा। फिर अपने पास में कोण आ गया, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं लिख लू tan अल्फा का मान, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंबटा आधार, इसका मतलब क्यू बटा पी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू बटा पी। यदि अपना डायग्राम सही है तो यही आप लोगों के मान आएंगे, और यदि कैलकुलेशन करने से यही मान आते हैं, इसका मतलब अपना डायग्राम भी सही है। देखो अब करते हैं अपन यहां पे, अपने पास में सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, चूंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री इक्वल कितना होगा मान बताओ, देखें कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, बोलो तो सही 0। और यहां मान रखेंगे r, अतः r इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0, ये वाला मान 0 हो गया। तो आप लोगों के पास में आ गया r इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, और r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 8। इसका मतलब अपना ये तो आ गया, जो अपने लॉजिक से निकाला, डायग्राम से बनाया, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब अपना डायग्राम 50% तो सही है। अब यदि अल्फा का मान भी सही आता है तो अपना डायग्राम 100% सही है। देखो अपन निकाल लेते हैं, आप लोगों के पास में आया था अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, आया था कि नहीं। अपने पास में क्या है, थीटा इक्वल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो मान रख लो अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू इंटू 1 पी प्लस क्यू इंटू 0, क्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू अपॉन पी। ये आप लोग के पास में समीकरण नंबर 9 आ गया। तो ये अपना समीकरण नंबर 9 सेम है, इसका मतलब ये दोनों समीकरण सही है, ये समीकरण भी इससे मैच कर रहा है, वो समीकरण भी इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये अपना डायग्राम 100% सही है।
इसका मतलब अपने डायग्राम में भी इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड क्या है, थीटा इक्वल 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, यानी कि P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। अब यहां दो स्थितियां बनती हैं, ये पैरेलल तो है, ये प्रति समांतर होंगे। कैसे होंगे, प्रति समांतर। इसका मतलब एक का मान यहां क्या आएगा, माइनस क्यू वेक्टर। बोलो इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। ये प्रति समांतर बोल सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं, प्रतिलोम, या आप लोग विपरीत भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। देखो इसका मतलब यहां कितना होगा, 180 डिग्री। आप लोगों के पास में सबसे पहले मैं डायग्राम बना के बताता हूं। ये हो गया आप लोग के P वेक्टर। क्यों यहां से स्टार्ट होगा, विपरीत दिशा में आना चाहिए। इसकी दो कंडीशन बनेगी। देखो एक तो क्यों यहां से चल के यहां तक आ गया। अब देखो ये A B C, जो परिणामी होगा वो क्या होगा, AC होगा, R वेक्टर। ये कंडीशन तो कब बनेगी, जब R का मान P माइनस Q हो। इसका मतलब P का मान बड़ा है और Q का मान छोटा है, तब हो गया। दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास में कौन सी बन सकती है, लेकिन अल्फा का मान कितना हुआ यहां पे, अल्फा का मान 0। दूसरी कंडीशन और बन सकती है, डायग्राम और बनेगा। ये हो गया आप लोगों के पास में P वेक्टर, मैं यहां से Q को ले रहा हूं और एक Q यहां तक चला गया, A B और C। अब जो परिणामी होगा वो परिणामी कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां जो आप लोगों के पास में मान है, ये R इक्वल क्या होगा, Q माइनस P, और अल्फा बराबर क्या होगा, 0 हो गया। चलो यहां तक क्लियर। ऐसे आप लोगों की कंडीशन बनेगी। अब अपन कर लेते हैं फॉर्मूले के द्वारा। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, R इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। चूंकि थीटा इक्वल 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, -1, और R इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू -1 का रूट R इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ हो गया। अब ये इस प्रकार से बन सकता है, RP माइनस क्यू भी हो सकता है 10, और या फिर इसको R इक्वल क्यू माइनस पी भी लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 10। जैसे आप लोगों की इच्छा, जो आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 10 ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत है। अब अपन याद कर लेते हैं अल्फा का मान, वही समीकरण नंबर 5 से। अल्फा का मान क्या होगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा। अब देखो थीटा इक्वल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, 0, और कोस 180 डिग्री का मान कितना होगा, -1। तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू इंटू 0 P प्लस क्यू इंटू -1। ऊपर 0 आ गया, इसका मतलब अल्फा इक्वल tan इनवर्स 0। तो आप लोगों के पास में अल्फा का मान क्या आ गया, 0 डिग्री। ये समीकरण नंबर 11। जो आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 11 आ रहा है, वही समीकरण नंबर 11 यहां पे आ रहा है, और वही आप लोगों की स्थिति वहां बन रही है। इसका मतलब अपने दोनों डायग्राम सही है, दोनों स्थितियां सही हैं। यदि P का मान ज्यादा होता है तो P माइनस क्यू हो जाएगा, और Q का मान P से ज्यादा होता है तो Q माइनस
P हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये वाले मान प्राप्त होते हैं। ये आप लोगों के पास में तीसरी कंडीशन होगी जिसमें थीटा बराबर 180 डिग्री होता है और ये प्रति समांतर होता है। इसका मतलब ये जो P वेक्टर है ये माइनस Q वेक्टर के पैरेलल होगा। ये आप लोगों के पास में तीसरी कंडीशन होगी। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे करेंगे। चलो आगे देखते हैं अपन। अपना ये होगी विशेष स्थिति होगी। अब अपन दूसरी कंडीशन लेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों के समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। जो आप लोगों के पास में दूसरी स्थिति है, ये सदिश योग की समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। अब देखो यहां पे हम लोग यहां पे एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। देखो ये बन गया ए बी सी डी, यहां से यहां तक ए बी बी सी, ये परिणामी हो गया। मैं इसको ले लूं पी वेक्टर और इसको क्यू वेक्टर, समांतर है ये। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यदि ये पी वेक्टर है तो ये भी पी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, और ये इसका परिणाम ही हो गया। चाहो तो आप लोग ये ले सकते हैं, ये आर वेक्टर इक्वल पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यह आप लोगों के कहां से आएगा, ये त्रिभुज योग के नियम से आएगा। इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, वही चीजें आप लोगों के पास में आ गई। देखो यहां पे एक नियम लगता है सदिश योग का। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि हमारे पास में त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और तीनों भुजाओं को आप लोगों को पता है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दो भुजाएं तो ऐसी होती हैं जो कर्मांतर, या आप लोग बोल सकते हैं कर्मागत रूप से समांतर होती हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, ये लोग समान क्रम में चल रही है या समान दिशा में है। और आप लोग ये देख लो पी और क्यू समान दिशा है, इसका मतलब जो समान दिशा में होती है वो आपस में जुड़ जाती है। लेकिन तीसरी भुजा आप लोगों के ऐसी आएगी जो विपरीत होगी। तीसरी भुजा कौन सी होगी, जो विपरीत होगी। और जो तीसरी भुजा विपरीत होती है उसके बराबर हो जाती है। जो तीसरी भुजा होती है उसी भुजा को आप लोग परिणामी भुजा के रूप में बोलते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब अपन तीसरा करेंगे बहुभुज का नियम। ठीक है, सेम है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा है आप लोगों के सदिश योग का बहुभुज का नियम। मैं यहां पे बढ़ाने लेके आप लोग के पंचभुज लेता हूं, ज्यादा आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा। एक आप लोग के भुजाइये होगी, एक भुजाइये होगी, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक ये हो गई। पांच भुजाएं होगी, ए बी सी डी ई। आप लोग के ये हो गया पी वेक्टर, ये हो गया आप लोग के क्यू वेक्टर। आर नहीं ले सकते क्योंकि आर परिणामी होता है। ये एस वेक्टर, ये टी वेक्टर, और ये परिणामी हो गया आप लोग के आर वेक्टर। देखो यहां ऐसी स्थिति हो तो यहां पर भी वही सदिश योग का त्रिभुज नियम काम करेगा। देखो कैसे काम करेगा, मैं यहां पे इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये हो गया आप लोगों के पास में परिणामी, ये भुजा होगी ए बी भुजा और ये बी सी भुजा। ए बी भुजा में चलेगी, ए बी भुजा के डायरेक्शन में यानी कि पी वेक्टर के डायरेक्शन में चलेगी, फिर क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में चलेंगे। यहां आप लोगों के जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब देखो ये जो पी वेक्टर क्यू वेक्टर जो इसका परिणामी है वो अगली जो स्थिति है उसके लिए एक भुजा का काम करेगा। आप लोग यहां चलोगे किसकी डायरेक्शन में, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में, यहां एस वेक्टर की डायरेक्शन में, और यहां आप लोग के पास में परिणामी आ जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर। अब ये जो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर भुजा है ये अगली स्थिति के लिए भुजा का काम करेगी। ये आप लोग के ये देखो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों की दिशाएं हैं वो समान है। और जो तीसरी भुजा है आप लोग देखो आर वेक्टर इसके बराबर हो जाएगी। यही त्रिभुज का नियम है। तो आप लोग के पास में क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, और ये है आप लोगों के सदिश योग का बहुभुज नियम आ गया। इस प्रकार से आप लोगों के सदिश योग का बहुभुज नियम कंप्लीट हो गया। मतलब पास में सदिश योग के तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।